जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इश्यूज हमारे साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो क्लासेस हैं वो हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं। तो जल्दी इसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा और जल्दी से हम लोग जो है इसकी लाइव क्लासेस की तरफ भी आएंगे। तो मैं आपको आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ कूलम्स लॉ की, और फिर देखेंगे उसके फर्दर हम लोग क्या आपसे बात कर सकते हैं। तो कूलम का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो जो फोर्स यहाँ लगेगा तो F क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2 के। ठीक है, और दूसरी बात, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब चाहें तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम तब यूज करते हैं जब दो बिंदु आवेशों के बीच में क्या हो, एयर हो, यानी कि यहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। जब केवल और केवल हवा हो तब हम इसको जो है एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बीच में किसी माध्यम को रख दिया जाए, यानी कि किसी मीडियम को रख दिया जाए, तो क्या होगा। तो आइए चलते हैं। हाँ, अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी मीडियम को रख देते हैं तो फॉर्मूला आपका थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह का होगा, हम ये कहेंगे एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर होगा आपका क्या, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो एप्सिलॉन है आपका एप्सिलॉन है, उसे हम कहते हैं K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये जो K है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको जो है परावैद्युतांक कहते हैं। तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सो एफ डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और इनटू K कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी बात निकल के सामने। तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई के। यानी कि ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। क्या सवाल है ये, कि भाई अगर दो चार्जेस के बीच में मटेरियल मीडियम होगा तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि उनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा। और K क्या है, यहाँ पर K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर K को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद कूलम्स लॉ के बारे में कुछ और विशेष बातें मैं आपको बताता हूँ। कूलम लॉ के बारे में विशेष बात यह है कि अगर दोनों के दोनों आवेश अगर हमारे पास हैं, तो उनके बीच में जो काम करने वाला जो बल होगा, यानी कि जो फोर्स होगा, वो हमेशा उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। यानी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जो फोर्स होगा, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये होगा आपका F12 और ये होगा आपका F21। F12 और इसे कह सकते हैं आप F21। उल्टा अगर आप देखना चाहें कि अगर दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये Q1 है और ये आपका Q2 है, तो प्रतिकर्षण की जो दिशा होगी, यानी कि रिपल्शन की जो डायरेक्शन होगी, वो भी होगी उसी लाइन के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात कूलम लॉ के लिए, कि जो F12 है वो माइनस F21 के बराबर होता है। यानी कि अगर एक जो है हमारा एक्शन है, अगर एक फोर्स को आप एक्शन कह रहे हो, मान लो इसे कह रहे हो आप कि भाई ये एक्शन है, तो दूसरा जो है आपका क्या होगा, दूसरा आपका जो है रिएक्शन हो जाएगा। अगर एक एक्शन है तो दूसरा क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। यानी कि एक अगर क्रिया है तो दूसरा क्या होगा, आपका प्रतिक्रिया होगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि भाई जो न्यूटन्स लॉ है, जो न्यूटन का जो नियम है, वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात हम समझने की कोशिश करेंगे कूलम्स लॉ के बाद, कि हम लोग जो है कूलम लॉ जब अप्लाई करते हैं तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, कितनी डिस्टेंस तक आप इसको लगा सकते हो।
तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। कूलम्स लॉ, ये लिख सकते हैं दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये बात आपको याद रखनी होगी कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, कि भाई ये जो कूलम्स लॉ है ना आपका, ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, यानी कि बिंदु आवेशों के लिए ही इसको लगा सकते हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी आपने बॉडी ले ली, बहुत बड़ी बड़ी आपने वस्तु ले ली, तो उसके लिए इस नियम का प्रयोग ना करें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कूलम्स लॉ के बाद, अगली जो बात मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ वैलिड अप टू, दिस लॉ इज वैलिड अप टू द डिस्टेंस, up to the distance of 10 to the power -15 मीटर, यानी कि 10 की घात -15 मीटर तक, जो कि एटम का साइज है ना, एटम के साइज तक के, सॉरी 10 की घात -10 आएगा यहाँ पर एटम का साइज, ठीक है। 10 की घात -10 मीटर तक ही वैलिड है, ठीक है। मतलब इसकी अधिकतम जो मतलब सीमा है, या आप कह सकते हैं कि न्यूनतम जो दूरी दो वस्तुओं के बीच में हो सकती है, वो 10 की घात -10 हो सकती है, उससे कम के लिए जो है ये लॉ वैलिड नहीं है। दूसरी बात याद रखेंगे, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इस बार, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल किसी अन्य, किसी अन्य, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति, की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को समझ लें थोड़ा सा, ठीक है। कैसे समझ लें कि भाई दो पॉइंट चार्जेस अगर आपके पास हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, वो किसी थर्ड के प्रेजेंस से जो है इफेक्ट नहीं होता। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, तो देखिए थोड़ी सी क्लियरेंस मैं यहाँ देना चाहूंगा इस स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका चार्ज है Q1, ये चार्ज है आपका क्या Q2। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, भाई ये फोर्स काम कर रहा है F12, ये फोर्स काम कर रहा है F21। अब आपने क्या किया, कोई तीसरा फोर्स, तीसरा चार्ज यहां रख दिया है ना, तो क्या होगा कि भाई नया फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है F13 काम कर रहा है, लेकिन F13 की वजह से F12 की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, ठीक है, कि भाई दो चार्जेस, दो आवेशों के बीच में जो बल काम करता है, वो बल निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता भाई, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कूलम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी, तो उम्मीद करता हूं कि ये कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा जो है कॉन्सेप्ट आज समझिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए अगला क्या है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं किसको लेकर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस को लेकर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस का मतलब है आवेश का आपस में बंटवारा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई ये कहे कि आपके पास दो वस्तु हैं, और दोनों वस्तुओं के बारे में कहे कि भाई इस पर इतना आवेश है, इस पर इतना आवेश है, दोनों को कांटेक्ट में रखा, यानी कि संपर्क में रखा, और फिर अलग अलग कर दिया, तो फिर पूछता है कि बताइए कि दोनों पर कितना कितना आवेश होगा, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं वो आइडेंटिकल बॉडीज के लिए बता रहा हूं, आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसी। आइडेंटिकल बॉडीज के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब है एक जैसी वस्तुएं, क्या भैया, एक जैसी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपके पास आइडेंटिकल बॉडीज हैं, यानी कि आपके पास एक जैसी वस्तुएं हैं, तो उनके बारे में जो है ये बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो देखिए समझिए जरा, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए, और आपके पास एक बॉडी है बी, ये ए है और ये बॉडी है आपके पास बी।
ए पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है Q1, और बी पर कितना चार्ज है आपका Q2। जब आप इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे और फिर अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, बराबर बराबर यहाँ बंटवारा होगा। तो आप दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, देखिए किस तरीके से, ये देखिए दोनों को आप कांटेक्ट में लेके आए, ये ए है आपका, ये बी है, तो टोटल कितना हो गया इन पर, टोटल हो गया Q1 प्लस Q2। भाई ये तो टोटल हो गया। अब देखो Q2 जीरो भी हो सकता है, Q2 माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप इन दोनों को जब अलग करेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब टोटल कितना था Q1 प्लस Q2। सो Q1 प्लस Q2 का आधा तो इस पे चला जाएगा, ठीक है, और Q1 प्लस Q2 का आधा इस पर चला जाएगा। तो आधा आधा बंटवारा जो है यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए अगर तीन बॉडीज हैं आपके पास तो आप इसको तीन तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो तीन बॉडीज हैं तो तीन भागों में इसको बांट सकते हैं, तो फिर बटे तीन करके आप जो है इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि भाई ये चीज़ आप जो है अच्छे से याद करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं। सबसे पहले जानकारी हम लेना चाहेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में इसको, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए किसी भी आवेश के चारों तरफ क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों तरफ एक विशेष क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशल रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल में एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में समझिए, सपाट शब्दों में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो याद रखिएगा कि किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूं हिंदी में एक बार, और हिंदी में मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे, कि किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा, मेरे शब्दों को आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ साथ, किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट कूलम चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, यानी कि वो उस पॉइंट की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि, ये बात आपको याद करनी है। दूसरी बात आपको याद करनी है कि इसकी जो यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपका, न्यूटन पर कूलम है। एसआई यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर कूलम। आप चाहें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चलिए ये तो बात आपको करनी होगी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो है इसकी जो है डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें दिशा नहीं पता चल पाती कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे लेनी है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, उस तरीके को आप समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो क्या है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, और आपसे किसी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताइए कि यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का नाम हम ए रख देते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पर
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक आवेश से सदैव दूर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इस तरफ हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखिए प्लस से दूर लेना है आपको, है ना, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ आपको जाना है। अब मान लीजिए आपके पास नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश ले लेते हैं, और कोई बच्चा फिर पूछता है कि सर अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश की ओर हो जाएगा। तो ये दिशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ हो जाएगी, ये देखिए इस तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी जो दिशा है प्लस से दूर माइनस की ओर। तो ये मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, एक बार दोहरा सकते हैं, प्लस से दूर माइनस की ओर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आप ये बात याद करेंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्शन पूछी जाती है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर यहाँ पर एक पॉइंट है O और यहाँ पर Q चार्ज है और मुझे A पॉइंट पे निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मेरा उससे सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि ये बताइए कि जो आपका पॉइंट A है वो जो है O से कितनी दूर है। तो मान लीजिए उसने कहा सर R डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो याद कर लीजिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी फॉर्मूला है। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0। और किसकी वजह से निकाल रहे हैं आप निकाल रहे हैं क्यू की वजह से, तो ये हो जाएगा आपका Q/R का स्क्वायर। तो ये फॉर्मुलेशन आपको याद रखनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आप कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत सारी चीजों की वजह से भी होती है, तो अभी हम बताएंगे आपको कि अलग अलग बॉडीज की वजह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मेन अब हम बात को आगे लेके चलते हैं और अगली बात हम आपसे करते हैं डाइपोल की। ठीक है, अगली बात हम किससे करेंगे, किसकी करेंगे, डाइपोल की बात करने वाले हैं। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको द्विध्रुव कहा जाता है। द्वि का मतलब है दो और ध्रुव का मतलब है बेटे आवेश। मतलब ध्रुव किसे कहते हैं, दो ही ध्रुव होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हो, अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, मान लीजिए एक पर चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे पे चार्ज है मेरा क्या, माइनस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो, मान लीजिए बहुत कम दूरी है और वो दूरी कितनी है 12। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब डाइपोल की खास बात बताते हैं। डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है, नेट जो आवेश होता है, क्यू नेट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, डाइपोल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में बता देते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसका एसआई यूनिट होगा कूलम मीटर होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। क्या होती है इसकी डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है इसकी दिशा। ये सब बातें नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में सब बातें पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, दूसरी बात बताते हैं आपको कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है जो मैं अब खींच रहा हूं, इसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन, हिंदी में इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। और ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं इसको कहते हैं हम लोग जो है इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। मान लो कि अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु है ना, अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है और वो बिंदु इसके केंद्र से
है ना, इसके सेंटर से कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है। और यहां पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये भी r डिस्टेंस हम बना देते हैं। तो अगर आपको एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये याद कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वहीं अगर आप इक्विटोरियल की बात करते हैं तो ई इक्विटोरियल कितना होगा, ई इक्विटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, तो निरक्षीय स्थिति पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, क्या होगा आपका p अपॉन r क्यूब। तो ये बातें आप याद कर लेनी है आपको, ठीक है। तो आज की लेक्चर में इतना ही हम रखेंगे, और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज हम बता देते हैं, आज आपको कूलम लॉ बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया। तो इन तीनों से जुड़े कैसे सवाल आपके बन सकते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। और जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है जल्दी से हम लोग जो है लाइव आएंगे, ठीक है, और तब आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को जो है कवर अप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नई बातों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।